बहुत अच्छा दिन जा रहा था आज। हफ्ता, छुट्टी, सुकून, कोई मैच नहीं है, रिलैक्स। फिर मैंने आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। आज सुबह आकिब जावेद, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद और असद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 1 घंटे की मीडिया टॉक है। आप जाके ना देखें, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी अनप्रोफेशनल चीजें हुई हैं जो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने जाके वो सुन ली तो आपका सर दर्द होगा। मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अनप्रोफेशनल टीम है? मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम में ना अनप्रोफेशनलिज्म कूट कूट के भरी हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिसबाउल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में उठ के चले जाते हैं कि मेरी फ्लाइट है। एक तो मैं पहले हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं, आप तमाम सेलेक्टर्स का ये एहसान है कि आपने टाइम निकाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एहसान है ना आपका, क्योंकि आप लोग लाखों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और अगर आपको आज हफ्ते के दिन छुट्टी होती है ज्यादातर, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बुला लिया गया और आप थोड़ी देर के लिए आ गए तो आपका एहसान है। असद शफीक पता नहीं कैसे सेलेक्टर हैं, उनसे एक सवाल नहीं हुआ। सरफराज अहमद के मुंह से भी कोई 2-3 इंटरेस्टिंग बातें निकली हैं। और आकिब जावेद कहते हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी का कोई भी चीफ सेलेक्टर नहीं है। तो 99% सवाल फिर आकिब जावेद से क्यों होते हैं और वो ही खुद क्यों ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं? तो पता नहीं वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद, सुनने के बाद, एक चीज मैंने मान ली है कि इनको पेन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की। जो T20 वर्ल्ड कप से दोबारा हम हार के बाहर हुए हैं, आकिब जावेद ने कहा कि हम एक ही तो मैच हारे हैं, इंग्लैंड वाला। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं कि देखें, आप न्यूजीलैंड वाले मैच में बारिश हो गई, श्रीलंका वाला आप जीत गए, और इंग्लैंड वाला एक ही तो मैच आप हारे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तूफान नहीं आ गया। ये हाल है आपके क्रिकेट चलाने वालों का। हम इनसे तवक्को करते हैं कि ये सर्जरी करेंगे, हम इनसे तवक्को करते हैं कि ये हमारी दर्द समझेंगे। हर टूर्नामेंट में आपको एम्बेरसमेंट फेस करने को मिलती है, और जिसके हाथ में क्रिकेट का कंट्रोल है, आकिब जावेद, वो चाहे जितना मर्जी मासूम बन जाए, लेकिन सबको पता है कि ऊपर से बैठ के सारे फैसले वही कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको ये पता था कि बाबर आजम इंजर्ड है? मुझे नहीं पता था। मैं क्रिकेट का काम करता हूं, क्रिकेट की दुनिया में रहता हूं। आई वॉज क्लूलेस अबाउट इट, क्योंकि दुनिया का कोई भी क्रिकेटर होगा ना, जब वो इंजर्ड होगा और ऊपर से अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो इंजर्ड हुआ है तो उसकी एक प्रेस रिलीज निकलेगी कि बाबर आजम इज नॉट फिट। आज बैठे बैठे कैजुअली, बड़े लाइट मोड में आकिब जावेद ने यह कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, बाबर आजम इज नॉट फिट टू प्ले, फखर जमान इज नॉट फिट टू प्ले, सलमान मिर्जा इज नॉट फिट टू प्ले। ये है आज की हकीकत। ये आकिब जावेद के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। फखर जमान की उड़ती उड़ती कहीं से खबर आ गई थी बाबर आजम के ऊपर, सलमान मिर्जा के ऊपर। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें कोई प्रेस रिलीज निकाल के बताया? मुझे कोई शौक नहीं है, ना मुझे मजा आता है, ना मैं चाहता हूं कि मैं यहां बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करूं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ये मौके फराहम करता है। यहां पे बहुत ज्यादा सवालों ने जन्म लिया कि बाबर आजम को वनडे से ड्रॉप कर दिया गया है। एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि उनको डिप्रेशन है। मतलब तरह तरह की स्टोरीज निकल के बाहर आई, और ये स्टोरीज किसकी वजह से निकली? सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से। ये छोटी बात नहीं है, आप इसको समझें। आकिब जावेद ये फरमाते हैं कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड था, वो जब वापस आया है ही वॉज नॉट फिट।
आपने ट्रैवलिंग रिजर्व अनाउंस नहीं किए हुए थे, क्यों नहीं किए? ये सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी थी। अगर बाबर फिट नहीं था और वो चौथे नंबर पे वैसे भी फिट इन नहीं बैठ रहा था तो उसकी रिप्लेसमेंट ले लेते कोई। लेकिन रिप्लेसमेंट इन्होंने कहां पे लेनी है? टूर्नामेंट के शुरू में शायद इनको फखर को डाल देना चाहिए था बाबर की जगह, जो एक अवेलेबल ऑप्शन थी, लेकिन फखर भी इंजरीज कैरी कर रहा था। तो जब मैं आपसे मुखातिब हूं, जो इस टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे मुखातिब हूं, आपको कितने सालों से मैं एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंजरीज छुपाते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंजरीज कैरी करके खेलते हैं। अब बाबर भी उस लिस्ट में शामिल हो गया। अगर बाबर अनफिट था तो वो वापस आ जाता। उसने क्यों ज्यादती की पाकिस्तान के साथ? लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे वर्ल्ड कप में कहीं भी देख के नहीं लगा कि बाबर आजम अनफिट है। बस वो उस नंबर पे सेटल डाउन नहीं हो रहा था। मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया कि बाबर कोई ट्रेनिंग से घबरा रहा है। वो फुली वार्म अप हो रहा था। जो वहां पे पाकिस्तान के मीडिया के लोग मौजूद थे, किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि बाबर इज नॉट फिट, बिकॉज बाबर अगर फिट ना होता तो वो वार्म अप में थोड़ा सा होला हाथ रख रहा होता। लेकिन बाबर तो पूरी जान से वार्म अप करता था। तो कौन सच्चा है, कौन झूठा है? अब बाबर आज हमें पता लगा है कि अनफिट है, लेकिन कौन सी इंजरी है ये भी नहीं बताया गया। अभी तक कोई प्रेस रिलीज हमें नहीं देखने को मिली। और प्रेस रिलीज बाबर आजम की बात तो चलो पुरानी हो गई है। कल आपने देखा जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर मुजरबानी ने पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके आईपीएल में अपना नाम भेज दिया, आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी 24 घंटे गुजर चुके हैं। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, हफ्ते का दिन, दोपहर को 4 बजे का टाइम है। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान सुपर लीग ने एक प्रेस रिलीज नहीं निकाली कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। कल रात को खबर आई उड़ती उड़ती कि पाकिस्तान सुपर लीग एक्शन लेगी मजरबानी के ऊपर। खैर, इस वीडियो में आगे जाके पीएसएल के ऊपर अलहदा से मैं बात करूंगा, फिर मजरबानी वाले टॉपिक को वापस लेके आएंगे। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफ़ी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। गाजी गौरी विकेट कीपर जो बांग्लादेश गए हुए हैं, जब सवाल हुआ आकिब जवेद से, क्योंकि 99% सवाल आकिब जवेद से ही हो रहे थे, आकिब ने फौरन ये सवाल सरफराज की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया कि इसका जवाब आपको सरफराज देंगे, क्योंकि उनकी एज ए विकेट कीपर थोड़ी बेहतर नजर होगी ऑब्वियसली। सरफराज अहमद ने फौरन से गाजी गौरी को डिफेंड किया और बताया कि वो इन फॉर्म बैटर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में रन्स किए हैं, ही वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इस बेस के ऊपर उनको हमने वनडे टीम में भेजा है। सरफराज, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। आप पाकिस्तान के उन इक्का दुक्का कप्तानों में से एक हैं जो पाकिस्तान को काफी कुछ दे के गए हैं। और मेरा मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, आपको प्लेयर बनाने आते थे। आपकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन सैफी, जिस टूर्नामेंट में गाजी गौरी ने रन्स किए हैं वो तो 4 डे का टूर्नामेंट था, और लिस्ट ए में यानी कि 50 ओवर के डोमेस्टिक में गाजी गौरी की 20 की एवरेज है, रुहेल नजीर की 37 की एवरेज है, हसीबुल्लाह की 45 की एवरेज है। इंटरेस्टिंगली, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा सरफराज के ऊपर, रुहेल नजीर इस्लामाबाद से है, हसीबुल्लाह बलूचिस्तान से है, गाजी गौरी कराची से है। अगेन, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। किसी सूरत गाजी गौरी की सिलेक्शन वनडे में नहीं बनती थी। और अगर अभी भी सरफराज इस चीज को बैक करे कि नहीं बनती थी, तो ठीक है सरफराज, फिर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो फॉर्मेट्स को मिक्स करते हैं। मतलब गाजी गौरी ने अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो बना है तो वो 4 डे क्रिकेट में बना है। आपने उसको सिलेक्ट किया है व्हाइट बॉल में, तो क्या आप फॉर्मेट्स को मिक्स कर रहे हैं? इसका जवाब है हाँ। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में मिसबाउल हक चाह रहे थे कि मेरे से 1-2 सवाल कर लो क्योंकि मैंने जाना है।
बहुत लाइट लिया हुआ है इन लोगों ने ना पाकिस्तान की क्रिकेट को। एक तो ये पहली पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं एज द न्यू सिलेक्शन कमेटी, जो कि इनके रोल बदलते हैं, शक्लें वही हैं सारी। कभी कोई बैटिंग कोच बन के आ जाता है, कभी कोई नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड बन के आ जाता है, कभी कोई शहीन्स के साथ चला जाता है, फेसेस वही हैं। आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबा को याद आता है कि ओहो मेरी तो फ्लाइट थी। तो अगर फ्लाइट थी तो आप आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठने आए? मतलब यार मैंने भी चंद साल कॉरपोरेट में काम किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अंदर का माहौल है ना, वो कॉरपोरेट टाइप माहौल है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में चीजें प्रॉपर प्लान होती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसके इर्द गिर्द हम कोई चीज नहीं कर सकते। और आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबा को याद आता है कि मेरी फ्लाइट है। उससे पहले अब वो चाह रहे थे कि मेरे से एक दो सवाल कर लो ताकि मैं भी पार्टिसिपेट कर लूं। तो सवाल हुआ सलमान अली आगा की कप्तानी से रिलेटेड। मिसबा ने बैक किया। मिसबा ने सलमान अली आगा को एज कैप्टन 4 T20 वर्ल्ड कप 2028 बैक किया। गला अभी भी ठीक नहीं हुआ, कान पहले से ज्यादा बंद है। मिसबा ने कहा कि देखें आप सीखते हैं, मुझे भी 2-3 साल के बाद चीजें समझ आना शुरू हुई थी। सलमान अली आगा सीखेगा, अभी तो बहुत नया है। 2028 का T20 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, लेट्स सी। ओवरऑल मिसबा ने उनको बैक किया। अब पाकिस्तान में ये डिबेट है कि सलमान अली आगा को T20 का कप्तान नहीं होना चाहिए। एक तो मैं सबसे पहले ये दोबारा बोल देता हूं क्लियरली कि सलमान अली आगा की कप्तानी का बहुत बड़ा रोल था जो आप इंडिया से मैच हारे हैं। सलमान अली आगा की कप्तानी का बहुत बड़ा रोल था जो आप इंग्लैंड से मैच हारे हैं। इस पे मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि मैं थोड़ा सा होला हाथ रखता हूं सलमान अली आगा पे, या आपकी गलत फहमी है। अगर आप अपनी ईगो साइड पे रख के पूरी वीडियो देखें तो कोई भी प्लेयर हमसे कभी नहीं बचा। ठीक हो गया? आपके पास चॉइस क्या है सलमान अली आगा के अलावा इस टाइम कप्तानी की? यू डोंट हैव एनी चॉइस। और आगा भी कोई परफेक्ट लीडर अभी फिलहाल नहीं है। एक बात मिसबा ने बिल्कुल ठीक कही कि आप जो भी नया बंदा लाएंगे तो आपको उसको टाइम तो देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप पिछले वाले को ही टाइम दे दें। ये बात का कॉन्टेक्स्ट में ले लेता हूं और मैं इसके साथ एग्जाम्पल जोड़ देता हूं पाकिस्तान के यंगस्टर्स की, जिसमें आ जाता है सुफियान मुकीम, जिसमें आ जाता है मोहम्मद हारिस, जिसमें आ जाता है हसन नवाज, जिसमें आ जाता है आकिफ जवेद। ये सारे बच्चे, कामरान गुलाम इसमें आ जाता है। ये बच्चे भी तो डिजर्व करते हैं ना कि इनको भी एक लंबा रन मिले, बजाय इसके कि इनको आप एक एक दो दो तीन तीन मैचों के बाद या एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट के बाद जब आप इनको बाहर निकालोगे तो इन्होंने सीख के चीजें अप्लाई भी तो करनी है ना। तो ये कहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो अगर आप मिसबा खुद कह रहे हो कि आपने कोई नया बंदा भी तो लाना है, उससे बेहतर आप पिछले कोई बैक कर लें। तो यही रूल आपके बाकी प्लेयर्स पे भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बच्चों को एक एक दो दो मैचों के बाद बाहर निकाल दें। इसके अलावा एक ऐसा सवाल किसी सहाफी ने पूछा आकिब जवेद से, और वो जवाब सुन के मेरा दिल हिल गया कि यार इस बंदे ने क्या बात कर दी है। मुझे उन साहब का नाम नहीं पता जिन्होंने ये सवाल किया, वरना मैं लाजमी उनकी तारीफ करता उनका नाम यहाँ पे लेके। आप लोग, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा है पिशावर में, आप में से कोई गया ही नहीं। ये सवाल हुआ। और डोमेस्टिक के मैच होते हैं, आकिब जवेद से ये सवाल हुआ। अगेन 90% सवाल उनसे ही हो रहे थे। आप में से कोई जाता ही नहीं है मैच देखने। तो आकिब जवेद ने कहा देखें हम मॉडर्न दौर में रहते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे कोई सिस्टम मौजूद है एनसीए में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर में, और हम किसी भी बैटर को, किसी भी बॉलर को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। पता नहीं है इनके पास कौन सा सिस्टम मौजूद है जिसमें ये हर बैटर को इतनी या हर बॉलर को इतनी बारीकी से देख रहे हैं। जो आपका सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट होना चाहिए, नेशनल T20 जो इस टाइम पिशावर में हो रहा है, उसकी कवरेज तो घटिया तरीन है। उससे बेहतर कैमरे तो नहीं आपके पास आ रहे होंगे। मैं बताता हूं आपको इनके पास कैसे क्वालिटी आती है। कोई डोमेस्टिक का मैच हो रहा होता है ना, एक कैमरा सामने लगा होता है, दूसरा कैमरा उधर लगा होता है, ये बस उसमें से क्लिप निकाल निकाल के देख रहे होते हैं। यानी वो जो मेहनत का काम है कि आप
एज ए सेलेक्टर खुद ग्राउंड जाते हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले एक तस्वीर आई थी, आरपी सिंह एक डोमेस्टिक का मैच देख रहे थे। तो अगर सेलेक्टर ग्राउंड में नहीं जाएगा, क्योंकि भाई क्रिकेट जितनी मर्जी मॉडर्न हो गई है, लेकिन जो ह्यूमन आई है ना, उसका जोड़ कोई एआई के पास नहीं है भाई। मैं मानता हूं दुनिया स्मार्ट हो गई है, आपके पास अगर बहुत ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, जो कि इनके पास नहीं लगे होते डोमेस्टिक में, ये झूठे लोग हैं, अगर लगे भी हुए हैं उसका फायदा होगा। लेकिन आप 4 लोग हो, मिसबा, आई डाउट कि वो ग्राउंड्स में जाएगा। कौन कितनी खुआरी करे यार। आकिब जवेद सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लाहौर कलंदर्स अगर उनको भेजेगा पाकिस्तान के किसी भी कोने में, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं ना ये लोग जब ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, तो वो जाएंगे। असद शफीक जिनसे एक सवाल नहीं हुआ, उनका कोई काम नहीं है सिलेक्शन में, मैं आपको लिख के देने के लिए रेडी हूं, असद शफीक का कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी पेन है मुझे कि असद शफीक इतना टैलेंटेड बल्लेबाज था, लेकिन इन लोगों को ना अपनी इज्जत करवानी नहीं आती। असद शफीक का तो कोई काम नहीं है यार, उसको भेज दिया करो कि एटलीस्ट जाके वो देखे बच्चों को। और अगर एज ए सेलेक्टर आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है ग्राउंड में जाके मैच देखने में, तो एटलीस्ट जो बच्चे खेल रहे हैं उनको थोड़ा हौसला मिलेगा कि सेलेक्टर आया हुआ है। और ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता होता है कि कोई इंपॉर्टेंट बंदा आपको देख रहा है, तो फिर बेहतर खेलना चाहते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दे देता हूं। बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे और हमारे फादर या हमारे बड़े भाई, हमारा कोई घर का बड़ा अगर हमारे पास से गुजर गए, तो हमारी कोशिश होती थी कि ये डिलीवरी मैंने बहुत अच्छे तरीके से खेलनी है, या मैंने छक्का लगाना है, या अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं तो मैंने बोल्ड करना है, क्योंकि हमारा कोई बड़ा जिसकी नजर में हम अच्छा करना चाहते हैं वो गुजर रहा है, वो मौजूद है, वो इस टाइम हमें देख रहा है, वो एक बॉल के लिए हमें देख रहा है, तो हम उस बॉल पे अच्छा करना चाहते हैं। तो आप बच्चों के लिए ही चले जाओ। ये बात मैं नहीं मानता कि जाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ही अजीब बात थी। और अगेन मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि आकिब जवेद के जो फैसले हैं उसकी झलक आपको पाकिस्तान टीम में बड़ी क्लियरली नजर आती है। अच्छा, इसके अलावा प्लेइंग 11 से रिलेटेड क्वेश्चन हुए कि T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 कौन बनाता था, तो आकिब जवेद ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि मेरा कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं है प्लेइंग 11 में, ये कोच और कप्तान करते हैं। तो आई होप कि सलमान अली आगा और माइक हेसन भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद ये पहली दफा आपकी पूरी सिलेक्शन कमेटी आई है, तो इनको तो भाई ऐसे सख्त सवाल होने ही होने थे। तो बहुत ही दुख भरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें आपको पेन नजर नहीं आई, जिसमें आपको वो कुछ करने की तलब नजर नहीं आई। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे और भी कुछ टॉपिक हैं जिनको हम एक एक करके शामिल करते हैं। पहले नंबर पे 2 दिन से आप लोग मुझे कह रहे हैं कि अबरार अहमद जो पिक हुआ है, पाकिस्तानी हमारा बॉलर, सनराइजर लीड्स में 100 में, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखें, दिस इज वेरी वेलकमिंग। ये बहुत अच्छी खबर है कि एक इंडियन फ्रेंचाइज ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पिक किया, और इस टाइम जो सनराइजर हैदराबाद की ऑनर हैं काव्या, जो कि इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि उनके आने के बाद जब जब वो आईपीएल में आती हैं, आपको हैदराबाद की टीम कुछ बड़े टोटल की तरफ जाती नज़र आती है। बहुत ही उन्होंने वैल्यू ऐड की है हैदराबाद की फ्रेंचाइज में, और वही ऑब्वियसली लीड्स की भी ऑनर है। हम इंतज़ार तो कर रहे थे कि राउफ किस फ्रेंचाइज में जाता है, शहीन ने विड्रॉ कर लिया, शदाब किस फ्रेंचाइज में जाता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ पिक नहीं हुए, लेकिन उस्मान तारिक भी पिक हुआ बर्मिंघम में। लेकिन अभी मैं अबरार की बात करूंगा। अबरार का एक इंडियन फ्रेंचाइज में पिक होना वो सारी चीजों को ना ओवरकम कर गया। उसके पिक होने की हमें इतनी खुशी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान पिक हो गया, इतनी खुशी है। और अगेन, अबरार एक पाकिस्तानी लड़का, एक पाकिस्तानी प्लेयर किसी इंडियन फ्रेंचाइज में पिक हो जाए, ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती है इंडियन मीडिया के लोगों को?
वहां पता नहीं क्या कुछ चल रहा है इस टाइम कि काव्या का बाइकआउट कर दो। अ, हैदराबाद अब आईपीएल की दूसरी ऐसी फ्रेंचाइज है जिसको सबसे ज्यादा नफरत की जाएगी। पहली ये लोग संजीव को कहते हैं कि उनको नफरत करनी है। आई डोंट नो इनकी क्या रीजन है, शायद उनको पसंद नहीं किया जाता उनके वो केएल राहुल के साथ जो मसले मसाइल हुए थे। तो इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी। और किसी ने तो आके इन चीजों को रोकना ना यार, किसी ने तो आके चीजों को नॉर्मलाइज करना ना। अब आई होप कि प्रेशर काव्या अपने ऊपर ना ले, यानी सनराइजर लीड्स की टीम अपने ऊपर ये सोशल मीडिया का प्रेशर ना ले और इसको आउटसाइड नॉइज समझ के इग्नोर करे। अगर ये आउटसाइड नॉइज समझ के इग्नोर कर गए और अबरार ये पूरा सीजन 100 का खेल गया, तो फ्यूचर में मैं आपको लिख के देता हूं, मजीद पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको ऐसे T20 में भी नजर आएंगे, क्योंकि इंडियन ऑनर्स ऐसे T20 में भी आपको नजर आते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे पहले भी जो सीपीएल में फ्रेंचाइजेज हैं उनमें खेले हुए हैं, तो एज सच वहां कोई इशू नहीं है, लेकिन मजीद पिक होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ IL T20 में एक ही फ्रेंचाइज है, डेजर्ट वाइपर्स, लेकिन उसका ऑनर एक अमेरिकन है, तो वहां पे आपके पाकिस्तानी जाते हैं। अब उस्मान तारिक, नसीम, फखर, इन सब ने कितनी वैल्यू ऐड की डेजर्ट वाइपर्स की टीम में, उनकी वजह से उनकी टीम टूर्नामेंट भी जीत गई। तो बाकी टीमों को भी तो ये चीज नजर आती है ना। अब ये जो नफरत है ये कुछ मखसूस इंडियन तबके के अंदर है, सारा इंडिया ऐसा नहीं सोचता। जो बाकी फ्रेंचाइजेस वाले हैं जिनमें कुछ कैरेबियंस के प्लेयर हैं जिनके हाथों में काफी कंट्रोल है, जैसे मिसाल के तौर पे पोलार्ड के हाथों में ये मुंबई इंडियंस की जितनी फ्रेंचाइजेज हैं, पोलार्ड उनकी मैनेजमेंट में होते हैं। तो क्या ये सारे लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं पिक करना चाहते होंगे? ये पिक करना चाहते होंगे। सो आई होप कि ये जितनी भी इंटरनेट पे नॉइस है इसको सनराइजर लीड इग्नोर करे और अबरार के साथ खेले। और अगर कोई ये कह रहा है कि अबरार ने वो चाय का कप पकड़ा हुआ था हाथ में, तो यार उस टाइम जो हालात थे उसमें तो आपके भी क्रिकेटर्स बहुत कुछ कर रहे थे। उस बात को बेस बना के अब सारी जिंदगी रोना, मतलब अगर आप 150 का कंट्री, 150 करोड़ का मुल्क अगर एक तस्वीर से ट्रिगर होके बैठा हुआ है ना, तो फिर आप अपना इलाज करवाएं। ये चीजें उस टाइम चल रही थी ना, आपने भी की, हमने भी की। अब उसकी बेस पे आपने क्या करना है भाई? तो इग्नोर करो। और जो मीडिया हाउसेस, जो इंडिया में यूट्यूबर, खैर उनको समझाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका चूरन पाकिस्तान की नफरत के ऊपर बिकता है और हमने उनका नाम लेना ही नहीं है किसी का, क्योंकि ये लोग तरसते रह जाएंगे कि फुरकान भट्टी अपने प्लेटफॉर्म पे इनका नाम ले ले, इनको एयर टाइम दे दे। भाई आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हमसे बिल्कुल अलग हैं। हम इज्जत वाले लोग हैं, हम अच्छे तरीके से क्रिकेट को कवर करते हैं, हम क्रिकेट पे बात करते हैं, आप हम पे बात करते हैं, ये फर्क। आगे चलते हैं। जिम्बाब्वियन फास्ट बॉलर मुजरबानी, ब्लेसिंग मुजरबानी ने धोखा दे दिया हमें। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुए थे और अब कलकत्ता ने इनको पिक कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर कॉर्बिन बॉश को भी देखा, उन्होंने मुंबई इंडियंस में जाना मुनासिब समझा था और पाकिस्तान सुपर लीग ने 1 साल का बैन लगाया था उनके ऊपर। ये काफी नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई फ्रेंचाइज का प्लेयर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, आप या तो उसके ऊपर एटलीस्ट 5 साल का बैन लगाएं। और 5 साल के बैन का मतलब है कि शायद वो दोबारा कभी भी लीग में नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लेयर जो कि 28, 29, 30 साल का है, उसकी तो क्रिकेट ही 3-4 साल की बाकी बची होती है। तो इसको आप एग्जाम्पल बनाएं। ब्लेसिंग मजरबानी इज ए वेरी टैलेंटेड बॉलर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन हमने अपनी लीग को भी तो सिक्योर करना है ना भाई। तो आप ब्लेसिंग मजरबानी को एक एग्जाम्पल बनाएं और इसको बैन करें 5 साल के लिए। और क्लियरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए आगे कि आपने अगर एक दफा PSL साइन कर ली है, आप फिर नहीं जा सकते हमें छोड़ के। ऑब्वियसली यार पूरी टीम का बैलेंस आउट हो जाता है।
वैसे भी पाकिस्तान सुपर लीग इतनी करीब आ गई है यार, 12 दिन रह गए हैं, टीमों ने तैयारी अपनी ऑलमोस्ट कर ली हुई है, सारी टीमें 22 तारीख को पहुंच रही हैं, शायद 21 तारीख को ईद है ना इंशाल्लाह, तो 22 तारीख को सबको कहा गया कि आपने पहुंचना है, सारे प्लेयर्स मैनेजमेंट वाले पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो इतने लास्ट मोमेंट पे मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। इसके अलावा कराची स्टेडियम की छत उतार दी गई है। अब अनफॉर्चुनेटली हमसे इतनी बेसिक्स छीन ली गई हैं कि हम ऐसी ऐसी बातों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जो सेलिब्रेट करने के काबिल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अब तक तो कराची स्टेडियम को तोड़ के सिरे से नया बना के पीएसएल से पहले रेडी कर देना चाहिए था, लेकिन चूरन क्या बेचा गया कि कराची स्टेडियम की रूफ हमने उतार दी है, अब व्यू साफ आएगा। मतलब क्या कराची के लोग ये चाहते थे? कराची के लोग सिर्फ ये नहीं चाहते थे, हाँ व्यू उनका एक मसला था, लेकिन पार्किंग के मसले थे, जो चल के आपको आना पड़ता था वो मसले थे, जो वीआईपी बॉक्सेस हैं उनके व्यूज के मसले थे। ये स्टेडियम सिरे से टूट के नया बनने वाला है। पहले भी लोगों को बेवकूफ बनाया गया, एक बिल्डिंग बना के लोगों को कह दिया गया कि बाकी काम बाद में होगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं। आई एम नॉट हैप्पी विद इट। मेरे कराची के भाई, मेरी कराची की बहनें डिजर्व करते हैं, ये सब लोग हमारे, कि वो भी एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में बैठ के मैच देखें। और ये नलायकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब आप देखें लाहौर का स्टेडियम, लाहौर में सबसे ज्यादा मैचेस हैं, लाहौर स्टेडियम के ऊपर छत ही नहीं है। कितनी ज्यादती है ये। कराची स्टेडियम की छत अभी उतारना इनकी मजबूरी थी। कराची की भी छत नहीं है अब फिलहाल, लाहौर की भी छत नहीं है, फैसलाबाद की तो कभी छत थी नहीं, रावलपिंडी की तो कभी छत थी नहीं, और पेशावर में एक मैच इन्होंने रखा है। मुल्तान में थोड़ी बहुत छत कवर कर लेती है पूरे स्टैंड्स को, पेशावर में इन्होंने एक मैच रखा है। अगर तो आपने पेशावर में पीएसएल आप ले ही गए हैं, तो आप एटलीस्ट पेशावर की होम गेम्स तो वहां पे करवाएं। जैसे आप मुल्तान को शुरू में 5 गेम्स देते थे, या आपने कराची को पिछली दफा एटलीस्ट उनकी होम गेम्स दी थी। पेशावर ये डिजर्व करता था। आपने एक गेम आप लेके गए हैं ना, तो आप वहां पे फिर मजीद गेम्स करवाते। अच्छा, मुझे पेशावर का स्टेडियम 1% भी पसंद नहीं आया। अब मेरे जो पेशावर के भाई हैं वो नाराज होते हैं इस बात से, और अजीब बात करते हैं। यार मेरे साथ ये बातें ना किया करो, मेरे पे ये इल्जाम ना लगाया करो। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं कही जो हमें आपस में बांट दे। मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसे कमेंट पढ़ने को मिले कि हाँ तुम तो पंजाबी हो ना, इसलिए तुम्हें हम पठानों का स्टेडियम पसंद नहीं आया। भाई जो पेशावर का स्टेडियम है उसका एक स्टैंड नीचे है, दूसरा स्टैंड ऊपर है, तीसरा स्टैंड फिर नीचे है, अगला स्टैंड ऊपर है। आप उसकी आउटफील्ड देख लें, ये मेरे घर के सामने वाला पार्क उससे बेहतर आउटफील्ड का है। आप जो लाइट्स देख लें, इतनी लो लाइट है, इतनी लो लाइट है उस स्टेडियम की। इसीलिए शायद वहां पे एक दिन का मैच करवाया गया कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाइटों का खर्चा नहीं उठाना चाहता। मतलब वो स्टेडियम एक कमर्शियल बिल्डिंग की तरह है, किसी भी एंगल से वो एक इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं दिखता। अब आपने जितना कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग घटिया हो रही है, पीएसएल के दौरान देखना, क्या पीएसएल के दौरान इतने अच्छे कैमरे हो जाएंगे कि उसकी छतें लेवल हो जाएंगी, या आउटफील्ड जहां पे गंदे पैचेज हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे, अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे? मतलब वो जो बिल्डिंग्स के ब्लॉक्स हैं वो ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे होते हैं कि ये E2 है, E3 है। दुनिया में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है। ये ऐसा लगता है कि बस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मजदूरों ने बनाया हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई डिजाइन इन्वॉल्व नहीं है। बहुत ही घटिया स्टेडियम बनाया है पेशावर का, वो किसी भी एंगल से इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं दिखता। अगर आप केपी से हैं, आप पेशावर से हैं, आप उस स्टेडियम की तारीफ करना चाहते हैं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन पेशावर का स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम फिलहाल नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि अगर आपने एक गेम पेशावर को दे दी थी, तो जहां एक सही वहां 5 करवा देते यार। एटलीस्ट कोई 2-3 तो वहां पे होनी चाहिए थी। आपने एक डे की गेम रखी है
जो कि गर्मी होगी बहुत ज़्यादा। आप अपने लोगों का भी तो सोचें ना, लोगों को कितनी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है उसमें। लेकिन पाकिस्तान अवाम का यहाँ पे नहीं सोचा जाता। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अभी तक छतें क्यों नहीं लगी यार। अफसोस है। प्लीज पीसीबी चेयरमैन साहब अपने वादे पूरे करें। कराची का स्टेडियम अभी तक बन जाना चाहिए था। लाहौर के स्टेडियम के ऊपर अभी तक छत आ जानी चाहिए थी। फैंस जो टिकट खरीद के सीट पे बैठे हुए हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक फैन ने अपनी हक हलाल की कमाई से वो टिकट खरीद के अपना टाइम दिया है आपको कि मुझे इंटरटेन किया जाए। उसके ऊपर एटलीस्ट छत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, कल पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश पूरी जान लगा देगा, क्योंकि उनकी वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप फिलहाल बांग्लादेश ने क्वालिफाई नहीं किया हुआ। वो सीरीज जीत के अपनी रैंकिंग को बेहतर करना चाहेंगे। अभी वेस्ट इंडीज का भी शोर नहीं है, बांग्लादेश का भी शोर नहीं है, तो बांग्लादेश पूरी जान लगाएगा और पाकिस्तान को हर सूरत ये मैच जीत के सीरीज अपने नाम करनी है, अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्योंकि हमारा तो भाई क्रिकेट का एक डाउनफॉल ही है, और T20 वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश से भी सीरीज हार जाना ये काबिल कबूल नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो कल इंशाल्लाह 1:15 बजे ये मैच शुरू होगा, और ठीक 1:15 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। साथ बैठ के इंशाल्लाह मैच देखेंगे। तो कल आपसे लाइव में मुलाकात होती है। गुड नाइट।